हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में बेसिक्स और इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 7 स्पेसिफिकेशन बाइज के ऊपर। इसका इंट्रोडक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियो में करवाया था, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। जिसे अब तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना जहां पे आपको इंट्रो समझ में आएगा इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और क्या होता है हमारा स्पेसिफिकेशन बाइज। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का कंसेप्ट जो है वो क्या है, मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम एक मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मॉडल सिलेक्शन के क्राइटेरिया कौन कौन से उसके ऊपर बात करेंगे। तो हेनरी एंड रिचर्ड, ये हमारे दो महान आत्मा थे। इन्होंने क्या दिए, आउटलाइन सेवरल एसेंशियल क्राइटेरिया, इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया दिए फॉर सेलेक्टिंग अ मॉडल फॉर इंपीरिकल एनालिसिस। इंपीरिकल एनालिसिस सबको पता होगा, वो एनालिसिस होते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट के और एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपीरिकल एनालिसिस। अब वो कौन कौन से हैं वो समझते हैं। जिसमें फर्स्ट जो है वो है डाटा एडमिसिबिलिटी। अब उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो मॉडल्स प्रेडिक्शंस मस्ट अलाइन विद लॉजिकल पॉसिबिलिटीज विद इन डाटा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी मॉडल बनाया है वो क्यों बनाया होगा, ताकि वो फ्यूचर में जब कोई प्रॉब्लम अक्कर हो उसको प्रिडिक्ट कर पाए, है ना। तो उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो रियल लाइफ के बेस पे होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि मॉडल प्रेडिक्शन मस्ट अलाइन विद लॉजिकल पॉसिबिलिटीज विद इन डाटा, यानी कि वो लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करे। यूं ना हो कि कुछ भी बकवास बातें करना शुरू कर दे कि ऐसा होने वाला है और वैसा कुछ हो ही ना। इसका मतलब हम लोग क्यों प्रेडिक्ट करते हैं चीजों को, ताकि जो हमारा जो असली में होने वाला है वो उसके आसपास रहे। अब सोच के देखो, आपकी प्रेडिक्शन कुछ और थी, हुआ कुछ और, तो वो वैसा मॉडल क्या होता है, बिल्कुल बकवास होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, यानी कि वो हमारा, मैं यहाँ पे कहता हूँ, डाटा जो है वो एडमिसिबल होना चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी। अब ये थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी क्या है वो समझते हैं। तो मॉडल शुड मेक इकोनॉमिक सेंस बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड थ्योरी। तो जो मॉडल है उसको क्या, किसके बारे में बात करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक सेंस के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड थ्योरी। यानी कि जिस भी थ्योरी के बेस पे आपने जो मॉडल है वो बनाया होगा वो इकोनॉमिक सेंस शो करता हुआ होना चाहिए, ताकि वो आपकी प्रेडिक्शंस को सही ठहरा सके। यानी कि आपकी प्रेडिक्शन क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाए। और अगर वो बिल्कुल एक्चुअल से मैच कर रही है, इसका मतलब क्या है कि मॉडल हाईली एक्यूरेट है, पूरी तरीके से उसकी प्रेडिक्शंस सही गई है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, फॉर इंस्टेंस इन लाइन विद मिल्टन फ्राइडमैन्स परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस द रिग्रेशन ऑफ परमानेंट कंजप्शन ऑन परमानेंट इनकम शुड आइडियली यील्ड एन इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ 0। इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की, जो किसने दिया था, फ्राइडमैन ने दिया था। इसका मतलब क्या था, जो रिग्रेशन है परमानेंट कंजप्शन ऑन परमानेंट इनकम शुड आइडियली यील्ड एन इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ 0। तो उसकी जो इंटरसेप्ट वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर हम परमानेंट कंजप्शन को परमानेंट इनकम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वीकली एक्सोजीनियस रिग्रेशन। अब इसमें क्या है हमारा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, सबको पता होगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है। यानी कि जैसे जैसे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज करूंगा, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम इसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं पूरे मॉडल्स को। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, रिग्रेसर्स, शुड हैव मिनिमम कोरिलेशन विद द एरर टर्म। उनके बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम कोरिलेशन होना चाहिए विद एरर टर्म के साथ। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर हम बात करें अजम्पशंस की CLRM के अंदर, यानी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन के अंदर अगर हम बात करें अजम्पशंस की, उसमें एक अजम्पशन ये भी था, नो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन और साथ नो कोरिलेशन। तो अगर मिनिमल कोरिलेशन देखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन जब हाई डिग्री का होता है ना, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे कोरिलेशन होता है, वेरिएबल्स कोरिलेट करते हैं आपस में, तो दिक्कत आती है। लेकिन अगर मिनिमम कोरिलेशन है, मिनिमल कोरिलेशन यानी कि कम से कम कोरिलेशन है, तो वो चल जाएगा, उससे खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला मेरे रिएक्शन मॉडल के ऊपर। ये चीज ध्यान रखना। तो वही बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद क्या आता है हमारा, फोर्थ में क्या है, पैरामीटर कॉन्स्टेंसी। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। स्टेबल पैरामीटर वैल्यूज आर क्रूशियल फॉर रिलायबल फोरकास्टिंग। अब स्टेबल पैरामीटर्स, यानी कि जो पैरामीटर वैल्यूज है वो कैसे होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा फ्लक्चुएट करती हुई नहीं होनी चाहिए, फॉर रिलायबल फोरकास्टिंग, ताकि हम जो फोरकास्टिंग करें, फोरकास्टिंग को हम ये भी बोल सकते हैं एक तरह से प्रेडिक्शन करना, क्योंकि फोरकास्टिंग को का मतलब जो होता है फ्यूचर को एंटीसिपेट करना, फ्यूचर का पता लगाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो रिलायबल रहेगा। यानी कि हमने जो प्रेडिक्शन की है, उस मॉडल ने जो प्रेडिक्शन की है,
तो वो हमारी क्या होगी, रिलायबल होगी, वैलिड होगी, हम उसके बेस पे एक्शन ले सकते हैं फ्यूचर को लेके। As Friedman highlights, a hypothesis or model's validity is best assessed by comparing its predictions with real world outcomes। और इस पे एक बात उन्होंने बोली कि उन्होंने फ्राइडमैन ने कि जो भी आपका हाइपोथेसिस है, फिर जो आपको मॉडल की वैलिडिटी अगर आपको चेक करनी है, तो उसका एक बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जो उसकी प्रिडिक्शंस है उसको रियल वर्ल्ड आउटकम से मैच करो। एक सिंपल सी बात है, अगर किसी मॉडल ने कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट करी है, अगर वो रियल लाइफ आउटकम से मैच कर रही है तो उसका वो मॉडल काफी अच्छा है, काफी बेटर है। लेकिन अगर सपोज करो कि प्रिडिक्शन कुछ और की गई थी और उसका रियल लाइफ आउटकम से बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, तो उसका मतलब क्या, वो मॉडल निहायती बकवास है, उसको हम रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पे इज बेस्ट, ये तो हो गया, विदाउट स्टेबल पैरामीटर्स दीज प्रिडिक्शंस लॉस रिलेबिलिटी। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना, अगर विदाउट स्टेबल पैरामीटर्स है, यानी कि बिना पैरामीटर जो स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहे हैं बार बार, तो जो प्रिडिक्शंस है वो क्या करते हैं, अपने रिलायबिलिटी को लूज कर देते हैं, यानी कहीं ना कहीं खो देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर कॉन्स्टेंसी, यानी कि पैरामीटर कॉन्स्टेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, फ्लक्चुएट बार बार नहीं करने चाहिए। इसके बाद जो हमारा क्या आता होता है, डाटा कोहेरेंसी। अब ये समझते हैं क्या होता है डाटा कोहेरेंट होने का मतलब क्या होता है, द रेसिडुअल्स डिराइव्ड फ्रॉम मॉडल शुड रिजेंबल प्योरली रैंडम नॉइज। इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली नोन एज व्हाइट नॉइज, इसको हम बोलते हैं व्हाइट नॉइज। मतलब जो भी रेसिडुअल्स हैं जो हमने कहां से डिराइव किया, मॉडल से डिराइव किए हैं, वो प्योरली रैंडम तौर पे रिजेंबल करने चाहिए। एनी डेविएशन, अगर किसी प्रकार का डेविएशन आ रहा है किसमें, रैंडमनेस, ये दिखाता है पोटेंशियल स्पेसिफिकेशन एरर विद इन मॉडल। इसका मतलब अगर जो भी हमारा क्या नाम है यहाँ पे रेसिडुअल्स आए हैं, उनके बीच में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, डेविएशंस बहुत ज्यादा हैं, और डेविएशन होने की वजह से क्या दिखाता है वो, कि कहीं ना कहीं एरर ज्यादा है मॉडल्स के अंदर। और जब एरर्स बढ़ेंगे मॉडल के अंदर, सिंपल सी बात है, जो मॉडल है वो इनएक्यूरेट या फिर इनवैलिड या फिर मैं कह सकता हूं इनएफिशिएंट भी हो सकता है, और उसको हम रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेडिक्शंस हाईली रॉन्ग होंगी। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा एनकम्पासिंग नेचर। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। चोजन मॉडल शुड एनकम्पासेस और एक्सप्लेन द आउटकम्स ऑफ राइवल मॉडल्स। हमने जो भी मॉडल चूज किया है, हम उस मॉडल को, क्योंकि देखो मॉडल तो एक है नहीं, मॉडल तो हम अलग तरीके से अलग अलग असम्पशंस को लेके, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम डिफरेंट चीजों को, इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं, मैथ्स को यूज करते हैं, स्टैट्स को यूज करते हैं, कंबाइन करके एक ऐसा मॉडल बनाने के लिए जिसको हम यूज कर पाए। तो ऐसे मॉडल तो बहुत सारे होंगे, किसी ने किसी थ्योरी के बेस पे बनाया होगा, किसी और ने किसी और थ्योरी के बेस पे बनाया होगा। तो हम अलग अलग मॉडल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने की, कंपेयर करने की भी कोशिश करते हैं, ताकि जो भी जो हमारा आउटकम आए क्या वो सही है या नहीं है। मतलब हम ऐसा मॉडल ढूंढते हैं जिसने हाईली एक्यूरेट आंसर दिया है और जैसा उसने बोला था वैसा ही हुआ है, तो हम उस मॉडल को ज्यादातर यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने मॉडल चूज किया था, चूजन मॉडल शुड एनकम्पासेस और एक्सप्लेन द आउटकम्स ऑफ राइवल मॉडल्स। उसमें ये ताकत होनी चाहिए कि वो राइवल मॉडल्स को भी एक्सप्लेन कर पाए, उसके आउटकम्स को भी एक्सप्लेन कर पाए। Essentially, it should be comprehensive enough. The outer models cannot significantly improve upon it. मतलब वो इतना comprehensive होना चाहिए that other models cannot significantly improve on it. मतलब क्या कि कोई भी मॉडल उससे आगे ना निकल पाए, उसे इंप्रूव करने की कोशिश ना करे। क्योंकि हर एक इकोनॉमिस्ट जो होता है वो यही ट्राई करता है, हर एक रिसर्चर भी यही ट्राई करता है कि उसका मॉडल बेस्ट हो और कोई भी और मॉडल उससे अच्छा और उससे बेहतर प्रेडिक्शंस ना कर पाए। फ्यूचर में उसकी प्रेडिक्शंस क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए किसी भी मॉडल को लेके अपोनेंट। इसके बाद क्या आता है हमारा नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर। हम एरर्स की बात जो है वो डीप में करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम समझते हैं नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर की। एरर का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल सीआरएम इज दैट मॉडल इज करेक्टली स्पेसिफाइड। जो मॉडल है उसको अच्छे से स्पेसिफाइड किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपके पास मॉडल तो है पर आपके पास उसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, इसके अंदर क्या कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सा तरीके से वो काम कर सकता है, कहां कहां पे उसे यूज किया जा सकता है, अगर आप उसे अच्छे से स्पेसिफाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, वो मॉडल इनएक्यूरेट है, इनएफिशिएंट है यूज करने के लिए। द वायलेशन ऑफ दीज अजम्पशन लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ मॉडल स्पेसिफिकेशन बायस और मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर। तो अगर हम इस चीज को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे तो दो तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या तो स्पेसिफिकेशन बायस होगा या फिर मैं कह सकता हूं मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर, वो देखने को मिलेगा हमें डाटा के अंदर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर कैन बी एनकाउंटर्ड इन रिग्रेशन मॉडलिंग। और हमारे पास क्या होते हैं, बहुत से तरह के स्पेसिफिकेशन एरर देखने को मिलते हैं किसी भी रिग्रेशन मॉडलिंग के अंदर।
हमने एक एग्जांपल रिग्रेशन मॉडल का, ये हमारा एग्जांपल रहेगा रिग्रेशन मॉडल का। अब हम एरर्स की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हमारा b1 क्या है, एक इंटरसेप्टम, b2 b3 ये स्लोप्स को दिखा रही हैं, xi का स्क्वायर, और ये ui हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे एरर टर्म की तरह भी काम कर सकता है। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इसकी रिग्रेशन इक्वेशन की नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसके अदर टाइप्स के एरर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।